हेलो कॉमिक फाइल्स, वेलकम टू द 54th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे वॉल्यूम 11 हैप्पी डेज के फाइनल 2 इशूज़ को। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है मार्क और ओलिवर के आसमान में उड़ने की प्रैक्टिस करने से। मार्क ओलिवर की तारीफ करते हुए कहता है कि ओलिवर सिर्फ 1 महीने की रेगुलर ट्रेनिंग करने के बाद ही ऑलमोस्ट मार्क जितना फास्ट हो गया है और कुछ ही टाइम बाद वो इवन मार्क से भी फास्ट हो जाएगा, जिस पर ओलिवर बहुत खुश और कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। पर मार्क साथ में उसे ये भी कहता है कि वो अपनी प्रोग्रेस को बरकरार रखे और उस पर प्राउड भी फील करे, पर अपनी इस तारीफ को वो अपने सर पर ना चढ़ने दे। जिसके बाद मार्क ओलिवर को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ खाना खिलाने के लिए नूरन भी मार्क को ले जाया करता था। जिसके बाद हम चलते हैं स्ट्रॉन्गहोल्ड पेनिटेंशियरी में, जहाँ से एक लड़की फॉर्मल ड्रेस में बाहर निकल रही होती है। वो लड़की उस जगह और वहाँ मौजूद क्रिमिनल्स को देखकर यू कर रही होती है और एंड में उस जगह को एक हॉरिबल प्लेस भी कहती है। पर वहाँ से कुछ दूर आ जाने के बाद हम देखते हैं कि ये लड़की ईव ही होती है, जो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ गई होती है और उसके हाथ में एक बैग भी होता है। तो ईव यहाँ क्या करने आई थी ये तो अभी हमें बताया नहीं जाता है, पर ईव वापस अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में आकर वहाँ से उड़ते हुए कहती है, मार्क ग्रेसन, तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हम चलते हैं रोबोट की टीम के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर इस टीम के मेंबर्स अपनी इस टीम का नाम प्लान कर रहे होते हैं। रेक्स फिर से ग्लोबल गार्जियंस नाम सजेस्ट करता है ताकि वो सेसिल और गार्जियंस ऑफ द ग्लोब को चिढ़ा सके। हालांकि रूडी पॉइंट आउट करता है कि इस नाम से वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकते हैं। साथ ही कम रिसोर्सेज होने की वजह से वो एक्चुअली ग्लोबल स्केल पर काम नहीं करते हैं, जो वो अपना नाम ग्लोबल गार्जियंस रखे। पर इसके जवाब में रेक्स कहता है कि वो गार्जियंस ऑफ द ग्लोब टीम में रहकर भी बस 2 या 3 बार ही अपने देश से बाहर गए थे, तो वो टीम भी खुद एज सच ग्लोबल नहीं है। और यहाँ एक्चुअली रेक्स ने गार्जियंस ऑफ द ग्लोब टीम की आयरनी शो करी है। खैर, बुलेट प्रूफ को भी ये नाम पसंद नहीं आता है, वो कुछ बेहतर नाम रखने के लिए कहता है, जिससे गुस्सा होकर रेक्स कहता है कि फिर वो भी खुद कोई नाम सजेस्ट करे और बस रेक्स के आइडियाज़ में ही बुराई ना निकालता रहे। पर ये सब सुनकर अमांडा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या हमारी स्टूपिड टीम के लिए नाम इंपॉर्टेंट भी है? हु केयर्स? और ऐसा कहकर अमांडा गुस्से में वहाँ से एक दूसरे रूम में चले जाती है, पर रूडी भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है, जिस पर अमांडा फिर से चिल्लाते हुए कहती है, मैं गुस्सा हूँ, ओके? हम इस टीम के नाम के बारे में सोचने में लगे हैं, जबकि मैं हर बार अपनी पावर्स यूज़ करने के बाद और छोटी होती जा रही हूँ। तुमने कहा था तुम मुझे ठीक कर दोगे, तुम इस बारे में कॉन्फिडेंट थे। डैम इट, मैंने तुम पर भरोसा किया। रूडी जवाब देता है, आई एम सॉरी, पर मैं सच में तुम्हारे प्रॉब्लम्स पर काम कर रहा था और रिसेंटली मुझे एक ब्रेक थ्रू भी मिला है। बस मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। आई थिंक मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। ये सुनकर अमांडा रूडी को गले लगाकर थैंक यू कहने लग जाती है। सीन फिर चेंज होता है। इस बार हम चलते हैं केट और इमॉर्टल के पास, जो अपने लिए एक घर देख रहे होते हैं। केट को एक बड़ा सा बंगलो टाइप घर पसंद आता है, हालांकि इमॉर्टल को इससे पहले देखा एक छोटा घर पसंद आता है और केट इसका रीज़न पूछती है, जिसमें इमॉर्टल कहता है कि उसे इतने ज़्यादा स्पेस की आदत नहीं है, इसलिए वो इतना बड़ा घर नहीं लेना चाहता है। पर केट इमॉर्टल को गले लगाकर कहती है, हमें ये स्पेस चाहिए होगा, नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे। तो सदियों से अलग अलग रूप में जी रहा एक पावरफुल सुपर हीरो भी बच्चों का नाम सुनकर घबरा जाता है। सही कहते हैं, मैन विल बी मैन। खैर, वापस चले मार्क और ओलिवर के पास, तो वो दोनों रेस लगाते हुए वापस घर आ रहे होते हैं, जहाँ मार्क ओलिवर को अपने फास्ट होने पर मजाक में चिढ़ा रहा होता है। मार्क पहले अपने घर के पास पहुंच जाता है और ओलिवर को धीरे होने के लिए कहता है, पर रेस के चक्कर में ओलिवर अपने आप को टाइम पर स्लो डाउन नहीं कर पाता है और सुपर स्पीड में अपने घर का नुकसान कर देता है। ओलिवर कहता है, क्रैप, मुझे धीमा होने में लेट हो गया, मॉम मुझे जान से मार देगी। मार्क कहता है, मे बी नेक्स्ट टाइम तुम मेरी बात सुनोगे। ओलिवर कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा। तभी हम देखते हैं कि ईव पहले से ही तैयार होकर मार्क के रूम में मौजूद होती है और मार्क से कहती है कि आज उन्हें डेट पर जाना था। मार्क सॉरी कहकर चेंज करके आने के लिए कह रहा होता है, पर ईव इसे रोक कर खुद सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में आकर कहती है कि अपने सुपर हीरो फॉर्म में वो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं एटलांटिस, जहाँ लीथन, जिसे खुद मार्क ने ही एटलांटिस का राजा बनाने में हेल्प करी थी और अब उसका नाम एक्वेरस है, वो बस बोर हो रहा होता है और किसी एक्शन का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ हवा में उड़ते हुए ही मार्क ईव से पूछता है कि क्या उसने उनके साथ रहने के प्लान के बारे में कुछ सोचा है। ईव जवाब देती है, मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ। ये सुनकर मार्क थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, पर इससे पहले वो ईव से कुछ और पूछता, वो दोनों देखते हैं कि कोई सुपर विलन पास में ही तबाही मचा रहा होता है, इससे वो दोनों वहीं पर चले जाते हैं। वो विलन ईव को आता देखकर कहता है, आज जब मैंने तुम्हें जेल में देखा था तो मुझे पता चला था कि तुम इसी एरिया में हो और सबसे पहले तुम ही यहाँ पर आओगी। एटम ईव, माय डियर, तुम मेरे जाल में फंस गई हो। ये सुनकर मार्क ईव से उसके बारे में पूछता है। ईव बताती है कि इस विलन से वो बचपन से लड़ती आ रही है और एक तरह से वो उसका आर्क नेमेसिस या सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका नाम किल कैनन है। पर इससे पहले किल कैनन कुछ करता, मार्क सुपर स्पीड में उसके मुंह पर पंच मारकर उसे ढेर कर देता है और किल कैनन को कुछ करने का मौका भी नहीं मिल पाता। जिसके बाद मार्क और ईव वहाँ से जाने लगते हैं। मार्क जाते हुए पूछता है कि किल कैनन ने जो जेल में ईव को देखने की बात कही थी, क्या वो सच है? ईव इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर मार्क उसका झूठ पकड़ लेता है और पूछता है,
क्या कुछ सीरियस है? तुम आज जेल क्यों गई थी? पर ईव बताती है कि कुछ भी सीरियस बात नहीं है और क्या वो इस टॉपिक को बोल सकते हैं, पर मार्क इसके लिए मना करता है। तो ईव कहती है, फाइन, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, चलो कोई नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स के घर तक फॉलो करो। तो ईव और मार्क यहाँ से ईव के घर के लिए निकल जाते हैं और हम चलते हैं फिलहाल आर्ट की शॉप में, जहाँ शेफ स्मिथ बताता है कि उसका करंट कॉस्ट्यूम मार्शियन अटायर पर बेस्ड है, तो उसे उस कॉस्ट्यूम में रहकर काम करना सही नहीं लगता है और इसलिए वो आर्ट से उसके लिए कुछ नए डिज़ाइंस बनाने को कहता है और आर्ट ऐसा ही करता है। तो उन डिज़ाइंस में से शेफ स्मिथ एक डिज़ाइन पसंद करता है, पर आर्ट बताता है कि आर्ट ऐसी कॉस्ट्यूम नहीं बना सकता है जो शेफ स्मिथ के हर बार शेप चेंज करने के साथ अपने आप को चेंज कर सके। जिस पर शेफ स्मिथ कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो खुद ही अपनी शेप शिफ्टिंग कैपेबिलिटीज से अपने करंट कॉस्ट्यूम को आर्ट के बनाए हुए डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लेता है। और क्योंकि उसने अपना कॉस्ट्यूम खुद ही बना लिया था, तो वो आर्ट को उसके डिज़ाइन के आइडिया के लिए पैसे भी देकर नहीं जाता है, जो बात आर्ट को अच्छी नहीं लगती है। पर सीन एक बार फिर चेंज होता है। जी हाँ, इस इशू में हम बहुत जगह जाने वाले हैं। तो इस बार हम चलते हैं गार्जियंस के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ सैमसन शेफ स्मिथ को प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहा होता है और शेफ स्मिथ को ढूंढते ढूंढते वो डार्क विंग के पास आ जाता है, जो कुछ परेशान सा दिख रहा होता है। सैमसन पूछता है कि सब ठीक तो है, जिस पर डार्क विंग बताता है कि पुराने गार्जियंस और स्पेशली ओरिजिनल डार्क विंग हमेशा से उसके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं और वो खुद भी उनके जैसा ही बनना चाहता था। पर मिडनाइट सिटी में रहकर उसने जो भी मर्डर्स किए, उसके हिसाब से उस टाइम पर उस शहर के क्राइम के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए वही एक तरीका सही था। पर उन मर्डर्स ने डार्क विंग को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। डार्क विंग आगे कहता है, मैंने देखा है कि तुम और इमॉर्टल मुझे किन नज़रों से देखते हो। मैं वो सेम बच्चा नहीं रहा जो कभी यहाँ नाइट बॉय बनकर दौड़ा करता था। तुम देख सकते हो कि अब मैं कुछ अलग बन चुका हूँ। शायद इनविंसिबल सही है, मुझे जेल में ही बंद कर देना चाहिए। पर सैमसन उसे समझाता है कि वो भी मिडनाइट सिटी में गया हुआ है और उसे पता है कि वो जगह कितनी बेकार है, इसलिए वो भी डार्क विंग के डिसीजंस को गलत नहीं मानते हैं। सैमसन आगे कहता है, हम तुम्हें अलग नज़रों से इसलिए देखते हैं क्योंकि अब तुम एक बच्चे नहीं रहे हो, बल्कि एक आदमी बन चुके हो। एक ऐसा आदमी जिसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में खुश हैं। एक ऐसा आदमी जिसने डार्क विंग नेम को अपने दम पर कमाया है। ये सुनकर डार्क विंग को अच्छा लगता है और वो सैमसन को थैंक्स कहता है। तो इस सीन से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं डार्क विंग के मन में भी उसके थ्रू किए हुए मर्डर्स का पछतावा और गिल्ट है। खैर, वापस चले मार्क और ईव के पास, तो अब वो ईव के घर पहुंच चुके होते हैं, जहां मार्क उसके जेल में जाने के बारे में पूछता है। ईव मार्क को एक फ़ोन जैसा डिवाइस दिखाकर कहती है, मैं इसके लिए गई थी, जिसमें मार्क कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या ईव ने मार्क के लिए एक नया सेल फोन खरीदा है और यही उसका सरप्राइज था, और भला इस फ़ोन का जेल से क्या लेना देना। ईव कहती है, हाँ मैंने तुम्हारे लिए फ़ोन लिया है, पर ये सरप्राइज़ नहीं है। तुम्हें याद है कि हम एक नया घर लेने की सोच रहे थे, पर हमारे पास पैसे ही नहीं थे। मार्क कहता है, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ईव बताती है, तो अब तुम एक प्रोफेशनल सुपर हीरो हो, मैं जेल में तुम्हारा प्राइस नेगोशिएट करने गई थी। मार्क इससे सरप्राइज हो जाता है, पूछता है कि इस काम से वो कितना कमा पाएगा। ईव बताती है कि अगर सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हुआ तो स्टार्टिंग से ही वो 6 फिगर्स में कमा रहा होगा। उसके अलावा वो पूरा मैकेनिज्म समझाते हुए बताती है कि उसने एक इनविंसिबल इनकॉर्पोरेशन नाम का एक प्राइवेट फर्म खोला है जो ईव खुद मैनेज करेगी। इसके लिए उसने जेल, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, बेसिकली ऐसी जगहों से कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं जहाँ पर हमेशा किसी तरह का खतरा रहता है। तो बेसिकली इन जगहों पर कोई भी दिक्कत आएगी तो वो मदद के लिए इनविंसिबल को इस फ़ोन पर कॉल करके बुलाएंगे और इसके बदले वो उनसे पैसे लेंगे। पर मार्क पूछता है कि ये फ़ोन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और कहीं इससे उनकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं हो जाएगी। पर ये बताते हैं कि ये किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है और एक्चुअली इसे रोबोट ने बनाया है। इसमें जो नंबर है उस पर कॉल तो आएगी, पर वो किसी नेटवर्क पर नहीं होगी। जिसके बाद मार्क पूछता है कि वो इस फ़ोन को लेकर कैसे जाया करेगा, क्योंकि उसकी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में कोई पॉकेट ही नहीं है। जिस पर ईव कहती है कि उसे पॉकेट बनवानी होगी, वैसे भी उसके बैग की तरफ ब्लैक फैब्रिक यूज़ हुआ है तो बाकी लोग नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। पर मार्क अभी भी इस काम को लेकर डाउट में होता है, पर ईव उसे समझाती है कि वो अभी भी वही काम करेगा जो वो अभी तक करता आ रहा है, बस उसके लिए वो अब पैसे लेगा। और वैसे भी जिन जगहों से ईव ने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वो खुद सेफ्टी के बदले पे करने के लिए तैयार हैं और इससे वो कुछ ही महीनों में अपने घर के लिए पैसा जमा कर पाएंगे। ये सुनकर मार्क भी खुश हो जाता है और वो दोनों फिर अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। इनका भी बढ़िया है। खैर, सीन फिर चेंज होता है। अब हम चलते हैं मार्क के घर पर, जहाँ अप्रैल ओलिवर को ट्यूशन दे रही होती है। ओलिवर डेबी की तरफ से अप्रैल को थैंक्स कहता है कि उनकी सेसिल से लड़ाई होने के बावजूद भी अप्रैल ओलिवर को पढ़ा रही है। जिस पर अप्रैल बताती है कि सेसिल उसे हायर ज़रूर करता है, पर वो सेसिल के लिए काम नहीं करती है और ओलिवर उसका अभी तक का सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहा है, तो वो उसे ट्यूशन देना नहीं छोड़ना चाहती। अप्रैल आगे बताती है कि ओलिवर एक फास्ट लर्नर है और जिस तरह से ओलिवर सब कुछ सीख रहा है, कुछ ही टाइम में अप्रैल उसे पढ़ाने की जगह खुद उसके साथ चीज़ें सीख रही होगी। जिस पर ओलिवर थैंक्स कहता है, बताता है कि उसे भी अप्रैल के साथ रहना अच्छा लगता है। फिर अप्रैल डेवी के बारे में पूछती है, जिस पर ओलिवर बताता है कि उस कैमरा जैसा डिवाइस के मिलने के बाद से मार्क ने डेवी को उसके नए बॉयफ्रेंड के घर भेज दिया है, क्योंकि मार्क के हिसाब से इससे डेवी भी खतरे में आ सकती है। अप्रैल पूछती है कि क्या उसे भी इस डिवाइस की टेंशन लेनी चाहिए,
जिस पर ओलिवर कहता है कि उसके हिसाब से वो डिवाइस सिर्फ मार्क के पीछे पड़ा है, तो अप्रैल सेफ है और उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है। रात के टाइम में ईव के साथ अपना कार्यक्रम पूरा करके मार्क वापस अपने घर आ जाता है और उसे फिर से वही ऑफ जैसा डिवाइस दिखता है। मार्क फिर से उसे पकड़ लेता है और वो डिवाइस फिर से ब्लास्ट हो जाता है। पर फिलहाल सीन चेंज होता है। इस बार हम चलते हैं रस लिविंगस्टन के अपार्टमेंट में। अगर आप भूल गए तो ये याद दिला दूं कि ये वही एस्ट्रोनॉट है जिसका भेष लेकर स्टीव स्मिथ यहाँ आ गया था और इस एस्ट्रोनॉट को कंट्रोल करके ही सिक्विड्स ने मार्शियंस पर कंट्रोल कर लिया था। तो इशू 41 में हमने देखा था कि इनविंसिबल और गार्जियंस के सिक्विड्स को हराने के बावजूद भी कुछ सिक्विड्स रस की बॉडी के अंदर छुपकर अर्थ पर आ गए थे और उस पर कंट्रोल कर चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर वो फिर से अर्थ पर अटैक करेंगे। तो उस दिन के बाद से रस अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला होता और इसी वजह से उसका रेंट देना भी बाकी होता है और हम देखते हैं कि इसके लिए उसकी मकान मालिक उससे बहुत गुस्सा होती है और जल्दी रेंट चुकाने के लिए कह रही होती है। और अपार्टमेंट के अंदर हम देखते हैं कि सिक्विड्स ऑलरेडी अपनी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ा चुके होते हैं और अभी भी इसी काम में लगे होते हैं और तभी सिक्विड से कंट्रोल रस कहता है सोल। दूसरी तरफ इसी टाइम पर अपने टीम के हेडक्वार्टर्स में रूडी अमांडा को उसकी एज कम होने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा होता है। तो ये सॉल्यूशन एक बेल्ट होती है जो अमांडा को पहनकर रखनी होगी। अमांडा पूछती है कि ये कैसे काम करती है, जिस पर रूडी कहता है मैंने महीनों तक तुम्हारे सेल्स को स्टडी किया, उन सैंपल्स को जो तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद में लिए गए थे, और मुझे तुम्हारे कर्ज का सोर्स मिल गया है। तुम्हारा मॉन्स्टर फॉर्म एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान तुम्हारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब तुम वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आती हो तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें सेल बाय सेल रीबिल्ड कर रही होती है, पर गलत तरह से। अमांडा पूछती है इसीलिए मैं और छोटी होती जा रही हूँ क्योंकि मुझे गलत तरह से रिबिल्ड किया जा रहा है। रूडी कहता है एग्जैक्टली, ये तुम्हारी ग्रोथ को रिवर्स कर देता है। तो ये बेल्ट तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने के जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले तुम्हारे करंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी लेकर स्टोर करेगी और तुम्हारे वापस ह्यूमन फॉर्म में आने पर रीस्ट्रक्चरिंग में तुम्हारी हेल्प करेगी और तुम्हारी एज मेंटेन करेगी, भले ही तुम कितनी बार भी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। एक बार ट्राई करके देखो। रूडी के कहने पर अमांडा बेल्ट पहनकर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाती है और बेल्ट फिर भी वहीं लगी रहती है, जिस पर रूडी बताता है कि वो बेल्ट उसके मॉन्स्टर फॉर्म में भी मौजूद रहने के हिसाब से बनाई गई है। जिसके बाद रूडी उसे वापस ह्यूमन फॉर्म में आने को कहता है और अमांडा ऐसा ही करती है। जिसके बाद अमांडा कहती है कि इस बार उसे ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ अलग सा फील हो रहा है और उसे लग रहा है कि बेल्ट सच में काम कर रही है। इस बात से खुश होकर अमांडा रूडी को गले लगा लेती है, पर इतने में ही मार्क भी वहाँ आ जाता है और कुछ देर पहले मिले एक और ऑर्ब और उसके ब्लास्ट होने के बारे में बताता है और साथ में ये भी पूछता है कि क्या उसे पता चला कि पहला ऑर्ब कहाँ से आया था। पर रूडी सॉरी कहकर बताता है कि जितना पॉसिबल था उसने वो सब एनालिसिस करे, पर उसे कुछ भी नहीं पता चला। जिसके बाद अमांडा पूछते है कि क्या वो मार्क की कोई और हेल्प कर सकते हैं। मार्क थैंक्स कहकर मना करता है, बताता है कि उसने डेबी को ऑलरेडी उसके बॉयफ्रेंड के घर भेज दिया है और ओलिवर उसके जितना ही ताकतवर है, तो अब वो बस वेट कर रहा है कि जो भी उन पर नज़र रख रहा है वो अपनी चाल चले। जिस पर रूडी कहता है कि वो भी टाइम आने पर उसकी मदद ज़रूर करेंगे, जिस पर मार्क थैंक्स कहता है। रूडी आगे कहता है जस्ट स्टे अलर्ट इनविंसिबल। वो ऑर्ब किसी टेक्नोलॉजिकल मार्वल से कम नहीं था। उसे ट्रैक कर पाना इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी एडवांस्ड है, ऑलमोस्ट दूसरी दुनिया से आया हुआ। जो भी तुम पर नज़र रख रहा है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शायद वो तुम्हारा अभी तक का वर्स्ट थ्रेट हो। रूडी के ऐसा कहने के अगले ही सीन हमें मार्क के कई डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी वेरिएंट्स आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी के पास खड़े होते हैं, जो उन वेरिएंट से कहता है ये तो बस शुरुआत है। पर फिलहाल सीन चेंज होता है, हमें पावरप्लेक्स नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो चिल्लाकर कहता है इनविंसिबल, तुम्हें लगता है कि तुम कानून से ऊपर हो और तुम्हारे एक्शन के कोई सीक्वेंसेस नहीं होंगे, तो तुम गलत हो। तुम इंसानियत के खिलाफ अपने जुर्म की सज़ा ज़रूर भुगतोगे। पावरप्लेक्स तुमसे ऐसा करवाएगा। इतने में ही उसकी वाइफ कहती है स्कॉट प्लीज़ तुम फिर से कारपेट को जला दोगे। वही उसका बेटा हंसते हुए कहता है डैडी फनी। स्कॉट या पावरप्लेक्स जवाब देता है अब मैं इसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो मैं कारपेट नहीं जलाऊंगा, प्रॉमिस। पर मुझे ये बताओ कि मैं कैसा लगा, क्या ये सुनने में पावरफुल और थ्रेटनिंग लगा। जिस पर उसकी वाइफ हाँ कहती है और ये सुनकर स्कॉट उसे किस करके कहता है थैंक्स बेकी मुझे ये सब करने देने के लिए। मुझे पता है इससे तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। पर उसकी वाइफ बेकी कहती है ऐसी बात नहीं है, ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। मुझे भी जेसिका से उतना ही प्यार था। जिसके बाद स्कॉट शावर लेने जाते हुए बेकी को बताता है कि वो जल्दी अपने प्लान पर काम करेगा क्योंकि अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। तो आई नो कि आप लोगों के मन में अभी बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि ये कैरेक्टर्स कौन है और अचानक से कहाँ से आ गए हैं और यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। टेंशन नॉट, मैं समझाता हूँ। तो ये है डुवल फैमिली, जिसमें इस आदमी का नाम है स्कॉट डुवल, उसकी वाइफ है बेकी डुवल और उनका एक बेटा है जैक डुवल। तो ये इनविंसिबल को किस बात की सज़ा देना चाहते हैं और बेकी ने जो अभी अभी जेसी का नाम लिया था वो कौन थी, ये तो अभी हम आगे स्टोरी में देखेंगे। पर अभी स्टोरी को समझने के लिए ये जान लो कि स्कॉट इनविंसिबल से एक बदला लेना चाहता है, जिसमें उसकी वाइफ भी उसका पूरा सपोर्ट कर रही है और स्कॉट ने अपना नाम पावरप्लेक्स रखा हुआ है। वैसे कॉमिक में बेकी नाम के कैरेक्टर्स का एंड ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जस्ट सेइंग।
एनीवेज सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट दिन में, हम चलते हैं पेंटागन, जहां हमें पता चलता है कि स्कॉट एक्चुअली पेंटागन के साइंटिस्ट में से एक है। स्कॉट का एक साथी साइंटिस्ट आकर उसे बताता है कि उनमें से कोई साइंटिस्ट बायोथर्म डिस्क को चुरा रहा है, जो बॉडी हीट को ट्रैप करके वापस उसे बॉडी में भेज देता है। और ये पता लगाने के लिए पेंटागन के ऑफिसर्स एक एक करके उन साइंटिस्ट से पूछताछ कर रहे हैं। तो कभी भी स्कॉट का नंबर भी आ सकता है और इससे स्कॉट को इसके लिए रेडी रहना चाहिए। वो साइंटिस्ट आगे कहता है, डोंट वरी दो, उन चीज़ का एक्सेस बस हम दर्जन भर लोगों के पास ही है, तो जल्दी ही चोर पकड़ा जाएगा और ये पूछताछ वगैरह खत्म हो जाएगी। पर उस भोले साइंटिस्ट को ये नहीं पता होता है कि गंगाधरी शक्तिमान है। स्कॉट ही एक्चुअली उन डिस्क को चुरा रहा होता है और उन्हें ही अपग्रेड करके वो अपनी पावर्स जनरेट कर रहा होता है, जिससे वो इनविंसिबल से बदला ले सके। तो ये बात सुनकर स्कॉट घबरा जाता है और इनविंसिबल तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उसी दिन अपनी पावर से तबाही मचाकर इनविंसिबल को वहां लाने की कोशिश करता है। पर इनविंसिबल की जगह वहां पर पहले शेव स्मिथ आ जाता है और इससे गुस्सा होकर पावरप्लेक्स या स्कॉट शेव स्मिथ को दूर करते हुए कहता है, तुम इनविंसिबल नहीं हो। इतने में ही इनविंसिबल भी वहाँ पर आ जाता है, पर उसकी नई कॉस्ट्यूम की वजह से पावरप्लेक्स को ये लगता है कि वो इनविंसिबल नहीं कोई और सुपर हीरो है, जैसा कि कुछ इश्यूज पहले मॉलर ब्रदर्स और मीडिया को भी लगा था। और इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर पावरप्लेक्स अभी के लिए वहाँ से चला जाता है। वापस अपने घर आने पर स्कॉट को बैकी से डांट पड़ती है, क्योंकि बैकी भी इस मिशन में इतना इन्वेस्ट हो चुकी है कि जब स्कॉट इनविंसिबल को हराए उस मूवमेंट को बैकी भी लाइव देखना चाहती है। पर अपनी चोरी पकड़ी जाने से पहले ही अपने मिशन को पूरा करने के चक्कर में स्कॉट बैकी को बिना बताए इनविंसिबल को ढूंढने चला गया था, और यही बात स्कॉट बैकी को बताता है, जिस पर बैकी पूछती है, क्या उन्हें पता चल गया है कि तुमने ही बायोथर्म डिस्क चुराई हैं? स्कॉट कहता है कि एग्जैक्टली नहीं, पर उन्हें स्कॉट को पिन पॉइंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्कॉट आगे कहता है, मैं उन डिस्क को ऑल्टर करके अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर्स को कंट्रोल करने में मदद कर रहा था, पर वो काफ़ी नहीं पड़ रही थी और मेरी एनर्जी लीक हो जा रही थी। पर और ज़्यादा डिस्क होने की वजह से अब मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ब्लास्ट को स्टोर कर पा रहा हूँ। मैं और चोरी नहीं करना चाह रहा था, मुझे रिस्क पता था, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी। बैकी उसे हौसला देती है और उसका बेटा जैक भी उसे उदास ना होने के लिए कहता है, और स्कॉट अपने बदले का रीज़न बताते हुए कहता है, इट्स ओके जैक, डैडी उदास नहीं है, यहाँ आओ। मैं जेसिका के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स जस्ट आई मिस हर सो मच। ऐसा लगता है कि बस अभी कल की ही बात हो, जब मैंने उस एक्सीडेंट से एक दिन पहले उससे बात करी थी और उसने मुझे बताया कि वो उस म्यूजिशियन को डेट कर रही है, और मैं इस बात के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था। और फिर अगले दिन इनविंसिबल और ओमनी मैन अपनी लड़ाई के दौरान उस बिल्डिंग को गिरा देते हैं जिसमें वो काम कर रही थी। स्कॉट अब चिल्लाते हुए कहता है, किसी को पता नहीं है कि ओमनी मैन कहाँ गया, अभी तक नहीं, ये सब एक झूठ है, मेरी बहन की बॉडी तक वहाँ नहीं मिल पाई। और स्कॉट के ऐसे चिल्लाने से उसका बेटा डर जाता है, जिसकी वजह से स्कॉट थोड़ा शांत होकर बताता है कि कल वो पेंटागन से रिज़ाइन कर देगा और अपना पूरा फोकस इनविंसिबल से बदला लेने पर रखेगा। और अपने इसी प्लान को फॉलो करते हुए अगले दिन वो रिज़ाइन करके फिर से पब्लिक प्लेस पर तबाही मचाता है। पर इस बार उसे रोकने के लिए रोबोट और उसकी टीम आ जाती है, जिससे वो फिर से गुस्सा होकर इनविंसिबल को भेजने के लिए कहता है। पर रेक्स कहता है, इनविंसिबल मोस्ट प्रोबेबली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा, तो तुम ये रख लो। ऐसा कहते हुए रेक्स अपना एक वेपन पावरप्लेक्स की तरफ फेंकता है, लेकिन इससे पावरप्लेक्स को कोई नुकसान होने की बजाय उसे और ज़्यादा पावर मिल जाती है, क्योंकि उसकी मेन पावर ही एनर्जी एब्जॉर्ब करना है। और इसी बात पर रोबोट रेक्स को डांटता भी है, जिस पर रेक्स सॉरी कहता है। तो फिलहाल पावरप्लेक्स यहाँ से भी भाग जाता है और वापस अपने घर जाकर गुस्से में अपनी वाइफ और बेटे से कहता है, ये प्लान काम नहीं कर रहा है, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इतने सारे सुपर हीरोज़ क्यों हैं, मैं इनविंसिबल को अपने पास कैसे लाऊं? स्कॉट के इस गुस्से से उसका बेटा फिर डर जाता है। इस वजह से बैकी स्कॉट को शांत होने के लिए कहती है। स्कॉट सॉरी कहता है और बैकी जैक को अंदर रूम में सुलाकर आ जाती है। इस दौरान स्कॉट को एक आइडिया आता है, पर वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से डर रहा होता है, क्योंकि उसमें बैकी को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उस आइडिया से पावरप्लेक्स की इमेज भी एक विलन जैसी बन जाएगी। पर बैकी उससे कहती है कि अगर उस तरीके से वो इनविंसिबल तक पहुँच सकते हैं तो फिर उन्हें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो अपने इस बदले की राह में काफ़ी आगे आ चुका है और अब उन्हें रुकना नहीं चाहिए। बैकी आगे कहती है, अब इनविंसिबल को मारने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। स्कॉट थोड़ा टेंशन में आके कहता है, ओके, पर इस प्लान के लिए हमें जैक को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगले सीन में हमें स्कॉट का प्लान पता चलता है। बेसिकली स्कॉट अपनी ही बीवी बैकी और बेटे जैक को एक ऐसे खाली गवर्नमेंट बिल्डिंग में ले आता है जहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर लाकर वो उन दोनों को बांध कर एक वीडियो बनाकर मीडिया को भेज देता है कि अगर इनविंसिबल अकेला कुछ ही देर में पावरप्लेक्स के पास नहीं आया तो पावरप्लेक्स इन दोनों को जान से मार देगा। तो स्कॉट बैकी से पूछ रहा होता है कि क्या वो कंफर्टेबल है, जिस पर बैकी हाँ भी कहती है और इतने में ही इनविंसिबल भी वहाँ आ जाता है और कहता है, व्हाट द हेक ड्यूड, प्लीज़ इस औरत और बच्चे को जाने दो, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो। पावरप्लेक्स गुस्से में आकर कहता है, क्या तुम्हें पता है जेसिका डुवल कौन थी? इनविंसिबल मना करता है। पावरप्लेक्स बताता है कि जेसिका यानी कि उसकी बहन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में असिस्टेंट थी और वो वहाँ पर अपनी कॉलेज फीस पे करने के लिए काम किया करती थी। लेकिन इनविंसिबल और ओमनी मैन की लड़ाई में वो जिस बिल्डिंग में काम कर रही थी वो भी टूट गई और जेसिका मारी गई। ये सुनकर इनविंसिबल थोड़ा उदास होकर कहता है,
उस लड़ाई की वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। मुझे हर किसी का नाम तो नहीं पता, पर आई एम सॉरी, ऑल आई कैन से इज़ आई एम सॉरी। पर पावरप्लेक्स गुस्से में अपनी पावर यूज़ करके कहता है, यू आर नॉट सॉरी। तुम्हें तो उन लोगों की परवाह भी नहीं है, पर तुम्हें जल्दी ही होगी। तुम्हें लगता है तुम लॉ से ऊपर हो और तुम्हारे एक्शन के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो यहाँ आपने नोटिस किया हो तो पावरप्लेक्स वही डायलॉग्स बोल रहा है जो इसने अपने सबसे पहली अपीयरेंस में अपनी प्रैक्टिस के दौरान बोले थे। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि टेंशन के माहौल में भी लड़का अपने डायलॉग नहीं भूला। इनविंसिबल उसे रोककर समझाता है कि वो पावरप्लेक्स के दुख के लिए शर्मिंदा है, पर उसने खुद से कभी ये सब नहीं चाहा था और इसलिए वो पावरप्लेक्स को अपने आप को मारने नहीं देगा। पर इतने में ही पावरप्लेक्स अपनी पावर से इनविंसिबल पर अटैक करता है। तभी इनविंसिबल को याद आ जाता है कि वो कौन है। तो बेसिकली जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रोबोट और उसकी टीम का सामना भी पावरप्लेक्स से हुआ था, तो अपनी इस फाइट के बाद उन्होंने मार्क को वार्न किया था कि पावरप्लेक्स इनविंसिबल को ढूंढ रहा है और उसकी पावर एनर्जी अब्सॉर्ब करना है। ये बताते हुए इनविंसिबल पावरप्लेक्स को एक पंच भी मार देता है, लेकिन उस पंच से पावरप्लेक्स को और एनर्जी मिल जाती है और वो इनविंसिबल से कहता है, मैं हर फॉर्म की एनर्जी अब्सॉर्ब करता हूँ, इंक्लूडिंग तुम्हारी पंचेस से मिली काइनेटिक एनर्जी, थैंक्स। और ऐसा कहते हुए इनविंसिबल को एक ज़ोरदार शॉक मारता है जिससे इनविंसिबल दूर जाकर गिरता है और पावरप्लेक्स कहता है, अब तुमने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकूं। गिरने के बाद मार्क प्लान बनाता है कि वो पावरप्लेक्स से ना लड़कर उस औरत और बच्चे को बचाने पर ध्यान देगा, पर जब वो उन्हें छुड़ाने जाता है तो बेकी उसके मुंह पर थूक देती है और ये बात मार्क को समझ नहीं आती। इतने में ही पावरप्लेक्स भी आकर इनविंसिबल को एक जोरदार किक मार देता है, जिसके बाद इनविंसिबल को पीटते हुए पावरप्लेक्स कहता है कि लोग इनविंसिबल से डरते हैं और सब वेट कर रहे हैं कि कब इनविंसिबल अपने असली रंग दिखाए और उन पर कब्जा करने की कोशिश करे। पावरप्लेक्स आगे कहता है, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें तुमसे बचाऊंगा। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। इनविंसिबल को ऐसे पिटते हुए देखकर बेकी और जैक भी खुश हो रहे होते हैं और ये सब कहकर पावरप्लेक्स अपना पूरा जोर लगाकर इनविंसिबल का सर पकड़कर उसे एक जोरदार शॉक देता है और उसे मरने के लिए कहता है। पर वो कहते हैं ना कि बदले की आग ऐसी होती है जिसमें इंसान दूसरों से पहले खुद को ही जला बैठता है। तो ऐसा ही कुछ पावरप्लेक्स के साथ भी हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पावरप्लेक्स इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि वो शॉक और इलेक्ट्रिसिटी पूरे हॉल में फैल जाती है और बेकी और जैक भी इसका शिकार बन जाते हैं। लेकिन जब तक ये बात पावरप्लेक्स या स्कॉट को रियलाइज़ होती, तब तक उस शॉक से बेकी और जैक पूरी तरह से जलकर मर चुके होते हैं और पावरप्लेक्स बस नो नो करता रह जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि बेकी नाम के कैरेक्टर्स का एंड अच्छा नहीं होता। खैर, स्कॉट रोते हुए उसकी फैमिली की डेथ का ब्लेम भी इनविंसिबल पर ही डाल देता है, लेकिन इनविंसिबल फिर भी उससे सॉरी कह रहा होता है। पर तभी पावरप्लेक्स उस पर अटैक करके कहता है कि उसके वजह से पावरप्लेक्स को अपनी फैमिली को मारना पड़ा। पर क्योंकि अब मार्क उसकी पावर का सोच समझ जाता है, तो उससे लड़ने की जगह उसे एक तरह से हग करके उसके हाथ पकड़ लेता है। लेकिन पावरप्लेक्स चिल्लाते हुए सारा ब्लेम अभी भी इनविंसिबल पर ही डाल रहा होता है। उसके अकॉर्डिंग इनविंसिबल को उसका एनर्जी सोर्स पता चल गया था और इसलिए उसने जानबूझकर पावरप्लेक्स को एनर्जी से ओवरलोड कर दिया ताकि पावरप्लेक्स खुद अपनी फैमिली को मार दे। हालांकि पावरप्लेक्स बदले और गुस्से में ये भूल जाता है कि इनविंसिबल को तो एक्चुअली उनके मरने तक ये भी पता नहीं था कि वो दोनों स्कॉट की ही फैमिली है। तो मार्क का प्लान काम कर जाता है और कुछ ही देर में स्कॉट की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद मार्क उसे छोड़ देता है और वो अपनी बीवी और बच्चे की बॉडी पकड़कर रोने लग जाता है। तो थोड़ी देर में पेंटागन से लोग आकर स्कॉट को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे भी स्ट्रॉन्गहोल्ड पेनिटेंशियरी में डाल देते हैं, जहाँ कुछ दिनों बाद मार्क स्कॉट से मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने इनविंसिबल बनकर हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करी है, पर वो मानता है कि इसके बावजूद भी उसकी वजह से कई लोग मारे गए हैं। पर स्कॉट ये सब नहीं सुनता, उल्टा गुस्से में इनविंसिबल से कहता है कि वो इनविंसिबल से बात करने के लिए सिर्फ इसलिए माना है क्योंकि उसे इनविंसिबल को ये बताना है कि वो अभी भी उसके लिए एक थ्रेट है और जब उसे मौका मिलेगा तब वो अपनी बहन, बीवी और बेटे का बदला उससे ज़रूर लेगा। जेल में बिताए हुए अपने टाइम को वो अपने आप को ताकतवर करने और उन लोगों की रिसर्च करने के लिए यूज़ करेगा जिसने इनविंसिबल की वजह से किसी ना किसी तरह से किसी अपने को खोया हो या उसका कुछ नुकसान हुआ हो। स्कॉट आगे धमकी देते हुए कहता है कि अभी भले ही वो जेल में बंद है, पर कभी ना कभी किसी से कुछ ना कुछ गलती होगी जिससे वो फ्री हो जाएगा और जब ऐसा होगा तब वो इनविंसिबल को ढूंढेगा और उसे जान से मार देगा। और इनविंसिबल जो यहाँ प्यार से स्कॉट को समझाने आया होता है और इवन उससे माफ़ी भी मांगने आया होता है, ये सब सुनकर वो भी गुस्से में आ जाता है और फिलहाल इसी के साथ इनविंसिबल वॉल्यूम 11 हैप्पी डेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस वॉल्यूम में हमने ड्रॉप किक और फाइट मास्टर को वापसी करते हुए देखा, इमॉर्टल के एक ऐसे वर्जन को देखा जो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम जिंदा रह चुका था, जिसके बाद हमने एलन और नोरन की बढ़ती हुई दोस्ती और इस दोस्ती की वजह से उनका विल्ट्रूमाइट जेल से बाहर निकलना भी देखा, जिस दौरान हमें बैटल बीच भी फिर से दिखा। इसके बाद कुछ टाइम के लिए एम्बर भी मार्क की लाइफ में वापस आई और ओलिवर भी अपनी पावर्स के साथ गड़बड़ी करता रहा। तभी मार्क और ओलिवर को आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी का डिवाइस ज़रूर मिल गया, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए कि उस डिवाइस को एक्चुअली किसने भेजा है और इसी चक्कर में मार्क को सेसिल पर शक हो गया, जिसके वजह से वो वुल्फमैन तक पहुंच गया और वुल्फमैन की मदद करने के लिए उसने फिर से सेसिल से पंगा ले लिया। इस सब के बीच में मार्क और ईव का रिलेशनशिप और गहरा होता चला गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो हमने इस वीडियो में देखा ही।
तो ऑनेस्टली इस वॉल्यूम की स्टार्टिंग उतनी मज़ेदार नहीं हुई थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि फाइट मास्टर और ड्रॉप किक वाली स्टोरी मुझे काफ़ी एब्रप्ट लगी और साथ ही वो उतनी मज़ेदार भी नहीं थी। लेकिन एंड तक आते आते स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती चली गई और फाइनल इशू तो काफ़ी मज़ेदार रहा। तो आपको ये वॉल्यूम कैसा लगा, 0 से 10 के स्केल पर अपनी रेटिंग कमेंट्स में ज़रूर देना। साथ ही इस वॉल्यूम का अपना सबसे फेवरेट मोमेंट या स्टोरी भी कमेंट्स में लिखकर बताना। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक फाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।